हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं। और यह टॉपिक मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं कि वैसे तो हिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इनमें भी मॉडर्न इंडिया सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हिस्ट्री का, जिसके डिफरेंट टॉपिक्स या लगभग हर टॉपिक्स डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो कोई भी तैयारी करने वाले बच्चे जो साइंटिफिकली प्रिपरेशन करते हैं वो मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स को बड़ी गंभीरता से गहराई से पढ़ते हैं, ताकि दोनों प्रकार के प्रश्न हमारे साथ हमसे बने, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो। तो आज मैं आप सभी के समक्ष मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। और यह टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का एक चर्चित विषय जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर गोलमेज एक्चुअली क्या है, कि गोल टेबल होता है, चारों ओर विभिन्न प्रतिनिधि बैठते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं, इसीलिए नाम पड़ा गोलमेज सम्मेलन। तो सम्मेलन तो किसी न किसी मुद्दा पर होगा। तो पहला प्रश्न यह आता है कि आखिर गोलमेज सम्मेलन हुआ किस मुद्दा पर। तो आप सभी जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुआ। इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे चलें तो आपको याद होगा कि 1919 के अधिनियम को जब लागू किया गया था तो उसी में यह प्रावधान था कि आज के 10 वर्ष बाद एक आयोग इस बात की समीक्षा के लिए भारत आएगा कि इस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन कैसे चल रहा है, क्या इस अधिनियम में किसी सुधार की आवश्यकता है। तो 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए जो आयोग के आने की व्यवस्था थी 10 वर्ष बाद, वो 2 वर्ष पहले ही यानी 1928 में ही भारत आ गया। 29 माने 1928-27 में ही इसका गठन हो गया और 28 में भारत आ गया। यह साइमन आयोग था जो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था और इसका अध्यक्ष जॉन साइमन था, इसीलिए इसको साइमन आयोग कहा गया। इस पर भी एक अलग से टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो बाद में। तो यह जब इंडिया आया तो यह 1919 के अधिनियम की समीक्षा किया और समीक्षा करके रिपोर्ट दे दिया। तो इस रिपोर्ट पर विचार करके अगला सुधार अधिनियम भारत में देना था, अंग्रेज़ों को लेना था, भारतीयों को, खासकर कांग्रेस को। तो इन दोनों के बीच या भारतीय प्रतिनिधि और अंग्रेज़ों के बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930, 31 तथा 32 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 31 तथा 32। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन की मुख्य घटनाओं को देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ और इसके अध्यक्ष तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। हालांकि याद रखें कि यह कॉमन क्वेश्चन है, तीनों सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही किया, जो कॉन्टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। और प्रथम सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया, जहाँ हमारे प्रश्न होते हैं, प्रथम सम्मेलन में ब्रिटिश राजनीतिक दलों, इंग्लैंड के जो पॉलिटिकल पार्टी थे उनके 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश भारत के 57 राजनेता, उस काल के भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। भाई भारत तो था लेकिन गुलाम तो ब्रिटेन का ही था। तो भारत के तरफ से 57 प्रतिनिधियों ने या राजनेताओं ने भाग लिया, 57।
राजनीतिक दलों के विभिन्न नेताओं ने, राजनेताओं ने भाग लिया। और इस काल के भारत में जैसा कि आप सभी पढ़ते हैं कि देशी राजे रजवाड़े भी थे, और देशी राजे रजवाड़ों का 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत के या ब्रिटिश भारत के राजनीतिक दलों के 57 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 57, और भारत के देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दल में के कौन प्रमुख नेता ने भाग लिया। तो इस काल के जो प्रमुख दल थे उनमें मोहम्मद अली जिन्ना तथा आगा खां, ये मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुस्लिम लीग की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद BS मुंजे तथा जयकर, MS जयकर, इन्होंने हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिया। तेज बहादुर सप्रू, ये उदारवादी दल के नेता थे, उदारवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अम्बेडकर जो ऑलवेज दलित के प्रतिनिधि थे। तो इस सम्मेलन में भारत के 57 राजनेताओं ने भाग लिया, जिनमें मुख्य राजनीतिक दल थी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी और दलित, और इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात ध्यान में ये रखनी है कि इसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस काल में कांग्रेस पार्टी ही भारत की प्रमुख पार्टी थी, इसी को भारत का प्रतिनिधि माना जाता था। हालांकि इसका विरोध भी होता था। जब गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये कहा था कि भारत की एकमात्र प्रतिनिधित्व पार्टी कांग्रेस पार्टी है, भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो भारत के ही बहुत सारे राजनेताओं ने इंग्लैंड के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डायरेक्टली गांधी का विरोध कर दिया और कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। यही कारण था कि अंग्रेज लंबा समय तक शासन कर लिए। भाई, जब आप खुद फूटे हुए हैं, ब्रिटेन में जाके आप दिखा रहे हैं कि नहीं, गांधी बाबा या कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व पूरे भारत का नहीं कर रही है, तो आपकी फूट को तो वो शुरू से ही जान रहा था, और फूट दिखा रहे हैं तो और आपको कमज़ोर करके शासन करेगा। तो भारतीयों की फूटने की आदत शुरू से है। लेकिन चूँकि निश्चित रूप से अंग्रेज भी जानते थे, ठीक है, ये पूरे भारत का अगर प्रतिनिधित्व नहीं भी कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी तो ज़रूर है, और अधिकांश जनमानस इसके समर्थक तो ज़रूर है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख पार्टी थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की यह प्रमुख घटना थी कि कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। और अंत में इस सम्मेलन में अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने पर विचार किया गया। साथ साथ दलितों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई, खासकर अम्बेडकर द्वारा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने चूँकि भाग नहीं लिया तो है विफल हो गया। लेकिन इसमें जिन मुद्दों पर विचार किया गया, जहां हमारे प्रश्न आते हैं, वो ये कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने पर विचार किया गया। साथ साथ दलितों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। तो ये सब प्रमुख घटनाएं थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर 1931, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला, और इसके भी चेयरमैन रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस की तरफ से गांधी ने भाग लिया, और गांधी के साथ कांग्रेस के एकमात्र और प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। तो गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, और गांधी के साथ कांग्रेस के एक अन्य प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, ये दोनों कांग्रेस की तरफ से, इन दोनों के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के भी लोगों ने भाग लिया था भारत की तरफ से, जिनमें मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद इकबाल, GD बिरला, सैयद अली इमाम, अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने भी भाग लिया। लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, ये अपने अपने दल की तरफ से थे।
तो ध्यान रखें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और इनके साथ कांग्रेस के एक और प्रतिनिधि थे सरोजिनी नायडू, और ये लोग अन्य राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते थे। और इस काल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल की सरकार थी, जो बहुत प्रमुख प्रश्न होता है। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और यह जो सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, यह सांप्रदायिकता के प्रश्न पर विफल हो गया और गांधी बाबा वापस आ गए और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब स्टार्ट हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जब पहुंचे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के प्रश्न पर यानी धार्मिक विवाद पर विफल हो गया और गांधी वापस आ गए और इन्होंने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। और इस सम्मेलन के अंत में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। देखिए, यही फूट डालो और शासन करो। 1909 में अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी थी। हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पड़ गई और यही दरार कितनों प्रयास किया राजनेताओं ने कि दरार को भरा जाए, लेकिन नहीं भरा। और यही दरार अंततः 1947 में पाकिस्तान और भारत के रूप में अलग अलग हो गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंत में रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। तो यहाँ हिंदू में भी दरार पड़ गया, सवर्ण और अवर्ण, सवर्ण और दलित। हालांकि गांधी ने इस दरार को पाटने का पूरा प्रयास किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांधी ने आमरण अनशन कर दिया इसके विरोध में। अंत में अंबेडकर को उनसे समझौता करना पड़ा है, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तत्काल समझौता हुआ, लेकिन ये दरार इतनी गंभीर रही कि आज तक के भारत में सवर्ण और अवर्ण के बीच लड़ाई की प्रवृत्ति देखी जाती है। अंग्रेज जाते जाते जहर घोल गए। हालांकि देखिए, अंग्रेज़ों की गलती हम लोग देते हैं, स्वाभाविक बात है, लेकिन जड़ कहीं न कहीं भारतीयों में ही दिखाई देती है। आप इतिहास को जब अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आप शुरू से देख सकते हैं कि भारतीयों के पास धन धान्य की कमी नहीं थी, बौद्धिकता में कमी नहीं थी, विद्वता में कमी नहीं थी, लेकिन भारत में सर्व था। आप शुरू से अंत तक देखें, एकता की कमी रही है। यूनिटी आज तक के भारत में, तो आज भी सच पूछिए तो आज के भी भारत में शासन का आधार फूट डालो और शासन करो ही है। ये अलग बात है कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेज गुलाम बनाए हुए थे, वे शासन चलाते थे। आज के भारत में आज के राजनेता शासन चलाते हैं, लेकिन इनकी भी पॉलिसी फूट डालो और शासन करो ही है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के नाम पर ये नागरिकों के बीच भेदभाव उत्पन्न करके अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेज ही नहीं बल्कि आधुनिक राजनेता भी फूट डालो और शासन करो की नीति पर भारत पर शासन करते हैं। और यहाँ पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी दलितों के लिए, तो दलितों और सवर्णों के बीच जो दरार पड़ी वो आज तक के भारत में दिखाई देती है। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की मुख्य घटनाएं थी और अंत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि अंबेडकर साहब बार बार दलितों के लिए अलग से सुविधा या विशेषाधिकार की मांग कर रहे थे, उनके अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। और गांधी बाबा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए भी थे, लेकिन वो सांप्रदायिकता के प्रश्न पर तो वो भड़क गए और वापस आ गए। तो अंत में दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की मुख्य घटनाएं थी। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ और इसके भी अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो याद हो गया होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन
लंदन में ही हुआ और तीनों के चेयरमैन रैमजे मैकडोनाल्ड थे और इसमें मात्र 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अर्थात कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम और तृतीय या अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और इसमें मात्र 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और इस काल में ब्रिटेन की लेबर पार्टी में ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये सभी जानते थे कि अगर कांग्रेस नहीं है तो कोई बड़ा फलाफल, कोई बड़ा परिणाम, कोई बड़ी सफलता नहीं हो सकती है, क्योंकि अनडाउटेबली कांग्रेस ही भारत के प्रतिनिधित्व करती थी, लोग माने या न माने। तो बहुत कम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 46, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेबर पार्टी ने भी भाग लेने से इनकार कर दिया। और इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख घटना यह थी, जैसे प्रथम सम्मेलन के बाद भारतीय महासंघ बनाने पर विचार किया गया और दलितों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। इसी का परिणाम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंत में दिखाई दिया, जब रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी गई। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग इस काल के भारत तक एकदम अड़ गई थी कि नहीं भाई पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र होगा, माने हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को काट करके एक अलग राष्ट्र बनाया जाएगा, पृथक राष्ट्र, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो जिन्ना के दिन है। तो मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र के निर्माण की मांग प्रबल थी। और इसी सम्मेलन में चौधरी रहमत अली, जो इस टाइम में कॉलेज के स्टूडेंट थे, चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत, यानी जब भारत विभाजित होगा और मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र होगा तो उसका क्या नाम होगा। तो इसी सम्मेलन में एक कॉलेज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने मुस्लिमों के लिए अलग जो क्षेत्र होगा भारत को काट करके, जो अलग देश होगा, उसके नाम के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव रखा। तो यह प्रश्न बराबर आते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। अनडाउटेबली चौधरी रहमत अली ने दिया और यह थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही दिया। तो ये तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मुख्य विशेषताएं थी और कुछ सवाल कॉमन हैं। जैसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि किस किस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आप देख सकते हैं कि महाराज गंगा सिंह, तेज बहादुर सप्रू तथा अंबेडकर, इन तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और आप इसको अगर गंभीरता से इस वीडियो को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं, चाहे वो तथ्यात्मक हो, चाहे वो तार्किक हो, सभी आपसे बनेंगे। और फिर अगली सामग्री, उपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित होऊंगा आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।